नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। बिहार घूमकर आया हूं। आपने मेरा इंटरव्यू देखा ना, रविशंकर प्रसाद का इंटरव्यू किया, अशोक चौधरी का इंटरव्यू किया और उसके बारे में आपने मेरी टिप्पणियां भी देखी हैं। और इसीलिए आज बात बिहार चुनाव पर ही होगी, क्योंकि बिहार चुनाव पर मैंने एक मूड पीस भी किया था। मैंने जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश की। आपको पता है ना, जब किसी भी शहर की या राज्य की पल्स को आपको पकड़ना है तो आप वहाँ के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन या चाय की दुकान पे चले जाइए। मैं रेलवे स्टेशन भी गया, मैं चाय की दुकान पर भी गया और मैंने आसपास के लोगों से ये जानने की कोशिश की कि बिहार में इस वक्त चुनाव का माहौल क्या है। सब अपने अपने ढंग की बात कह रहे थे। कुछ लोग तेजस्वी के समर्थक मिल गए, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिल गए। सूरत से एक शख्स आए हुए थे जिनका कहना था कि वो इस बार भी नीतीश कुमार को यानी एनडीए गठबंधन को ही वोट देंगे क्योंकि बिहार का विकास हुआ है। लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं थे जो ये चाहते थे कि तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। और तेजस्वी यादव इससे पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस बार उनका प्रमोशन हो, क्योंकि बिहार में जिस तरह के काम करने का वादा एनडीए गठबंधन ने किया था उस तरह के काम नहीं हुए हैं। तो एक दूसरा पक्ष था। लेकिन उस वक्त मुझे आश्चर्य हुआ जब इन लोगों की भीड़ के बीच मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिल गए जो प्रशांत किशोर का नाम ले रहे थे। वही प्रशांत किशोर जिनकी जन स्वराज पार्टी ने बिहार के अंदर आजकल काफी हलचल मचा दी है। प्रशांत किशोर पिछले 3 सालों से लगातार बिहार की गलियां घूम रहे हैं। उन्होंने जन अधिकार यात्रा की, उन्होंने जन संवाद किया और साथ ही साथ उनकी पार्टी जन स्वराज एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प बनने की पूरी तैयारी के अंदर है। जितना मैं बिहार की नब्ज को समझ पाया, उन लोगों को समझ पाया जो प्रशांत किशोर के समर्थक थे, उनका ये कहना था कि एक नई राजनीति को समर्थन बिहार के अंदर दिया जाना चाहिए। आज तक बिहार में जो भी चुनाव होते रहे हैं उसमें एक तरफ आरजेडी का गठबंधन रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू का गठबंधन रहा है और इसी के बीच मुख्य मुकाबला होता रहा। पिछली बार 5 सीटें जीतकर ऑल इंडिया जो एआईएमआईएम पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी के, उसने आश्चर्यचकित किया था। लेकिन इस बार जन स्वराज एक तीसरी शक्ति बनकर उभर रही है, यानी जन स्वराज एक वाइबल अल्टरनेटिव है। लोगों के मन में ऐसा लग गया है, यानी जन स्वराज को भी वोट पड़ेगा। दरअसल ये तैयारी क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूं कि अगर इस चुनाव में प्रशांत कुमार को आशातीत सफलता नहीं मिली तो उसके बावजूद भी उनकी पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी कि उनका नाम, उनका डंडा झंडा एजेंडा बिहार के कोने कोने पे होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बिहार के अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया था जब उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था, लेकिन ऐसा बिहार में होने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि बिहार बड़ा राज्य है। बिहार में दिल्ली की तरह 70 विधानसभा की सीटें नहीं हैं, वहां पर कुल विधानसभा की सीटें 243 हैं और इन 243 सीटों के अंदर हर विधानसभा सीट पर पैठ बना लेना और वहां पर जीत के लायक यानी बहुमत के जीत के लायक, जो कि 122 सीटें विधानसभा के अंदर होंगी, जिसमें 122 सीटों के आधार पर वहां पे सरकार बनेगी। ऐसे में बहुमत की सीट जीत लेना, इतने वोट शायद प्रशांत किशोर को न मिल पाए। प्रशांत किशोर वैसे भी विचारधारा के आधार की राजनीति की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये तर्क है कि वो एक ऐसा सोशल कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं जिससे उनके वोट 60% हो जाएंगे, मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण के वोट 30% हो जाएंगे और बीजेपी के वोट 40% हो जाएंगे। ये वो क्या, बीजेपी के वोट और कम हो जाएंगे। तो ये क्या इक्वेशन वो बोल रहे हैं? उनका इक्वेशन ये है कि मुसलमानों के साथ मिलकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, यानी जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, जो महात्मा गांधी की विचारधारा को मानते हैं, जो राम मनोहर लोहिया के विचारधारा को मानते हैं, जो जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को मानते हैं, ये तमाम लोग एक साथ आ जाएं। ऐसे में 18 से 20% मुस्लिम वोट और लगभग 30 से 40% ये वोट मिलकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन जन स्वराज के लिए बन सकता है। ये एक नए इक्वेशन की ट्राई प्रशांत किशोर जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा इसका विश्लेषण मैं करूंगा। लेकिन इस बारे में प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, वो कैसा नया वोट कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं, पहले उसको भी समझ लीजिए।
हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं। वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं हैं, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन स्वराज का फॉर्मूला MY फॉर्मूला नहीं है। जन स्वराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू जो आधे से ज़्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MY की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन स्वराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। अपनी तमाम सभाओं के अंदर जो जन स्वराज की पार्टी है उसने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या फिर ये कहें कि धर्म मजहब के ऊपर वोट करने के लिए कहा है। इसलिए प्रशांत किशोर इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनका मानना है कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण या जाति के नाम पर ध्रुवीकरण ये बहुत पुराना हो चुका है। इसीलिए वो जो राजनीति कर रहे हैं बिहार के अंदर, वो शिक्षा को लेकर कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य को लेकर कर रहे हैं, वो बेरोजगारी को लेकर कर रहे हैं। और उन्होंने अपने जन संवाद के दौरान पिछले 3 सालों में इन्हीं मुद्दे को उठाया है। उनके सबसे ज्यादा हमले पर रहते हैं नीतीश कुमार। वो ये दावा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार इन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। वो ये लिख के दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी यानी जन स्वराज जो है या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर, या तो उसे 10 से कम सीटें मिलेंगी या फिर वो अपनी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। तो प्रशांत किशोर ऐसी कई बातें कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर इस बार का चुनाव कौन जीतेगा ये कौन तय करेगा? ये तय करेंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि जिसके वोट वो काटेंगे वो सत्ता से बाहर होने वाला है। अब आप सबसे पहले सिनेरियो 1 समझिए, क्या वो आरजेडी के वोट काटेंगे? आरजेडी के वोट काटने पर मैं आपको इतना बता सकता हूं और इतना समझा सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैलकुलेशन ये होगा कि आरजेडी को जो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के वोट मिलने वाले हैं वो आरजेडी से छीनकर चले जाएं। आरजेडी, कांग्रेस यानी महागठबंधन के जो दल हैं या लेफ्ट पार्टियां हैं उनके साथ छिटक कर वो प्रशांत किशोर के साथ आ जाएं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए विन विन सिचुएशन होगी। विन विन सिचुएशन क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ जो वोट पड़ने वाला था, जो महागठबंधन को जाता, वो प्रशांत किशोर को चला जाएगा। ऐसे में महागठबंधन का हारना लगभग तय हो जाएगा और बहुत बड़े अंतर से फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बना लेगी। तो पहला सिनेरियो तो ये बनता है, लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी बनता है कि अगर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के वोट काट लिए, बीजेपी के अगर वो वोट काटते हैं तो इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा महागठबंधन को होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात कह रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव के आधार पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने देखा था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया। उसको ये लगा कि बीजेपी को जो एंटी केजरीवाल वोट है या जो केजरीवाल से नाराज केजरीवाल का समर्थक है, एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है, अगर वो कांग्रेस को चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा। लेकिन इन चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर उभरी और जो आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि कांग्रेस उसके एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट को ले, वो समीकरण बन नहीं पाया। लिहाजा बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी हार हुई। अगर बिहार के अंदर ऐसा ही सिनेरियो बनता है फिर और नीतीश कुमार का और बीजेपी का वोट जो है अगर जन स्वराज की पार्टी काटती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर महागठबंधन के लिए सरकार बनाना और सरकार चलाना आसान हो जाएगा। क्या मुझे ये लगता है कि जन स्वराज इतना अधिकार प्राप्त कर लेगी, इतनी ताकत प्राप्त कर लेगी कि वो अपने दल पर 122 सीटें लाकर सरकार बना ले? मुझे इस बात की संभावना न के बराबर लगती है। मुझे ये लगता है कि जन स्वराज पार्टी 2025 नहीं 2030 के लिए तैयारी कर रही है और उससे पहले 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है। उसको लगता है कि जब जनता दल यूनाइटेड का अंत होगा और नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड की पार्टी के अंदर भटकाव आएगा या बिखराव आएगा, ऐसे वक्त जन स्वराज एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार के खिलाफ
जो है प्रशांत किशोर लगातार और ज़्यादा बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार को वो अटैक भी कर रहे हैं और उनकी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, उनके सरकार को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर प्रशांत किशोर कई तरह के हमले कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अगर जेडीयू को कमजोर करते हैं तो ये भी एक इक्वेशन बन सकता है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ जेडीयू का वोट काटते हैं, बीजेपी का वोट नहीं काटते हैं, ऐसे में जेडीयू को नुकसान होगा। और प्रशांत किशोर ये कह चुके हैं कि वो उनको लगता है कि किसी भी हालत में जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। प्रशांत किशोर का ये अर्थमेटिक बताता है कि प्रशांत किशोर भले ही किसी को खुद जीतने का मादा न रखते हो, प्रशांत किशोर भले ही खुद सरकार न बना पाए, प्रशांत किशोर भले ही खुद किंग मेकर न बन पाए, लेकिन प्रशांत किशोर किसी को भी चुनाव में जिताने या हराने का मादा जरूर रखते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर इस चुनाव के अंदर किस तरह का परफॉर्म करते हैं, किसका वोट काटते हैं, इस पर सबकी नजरें लगी होंगी। सी वोटर का एक सर्वे है, वो ये कहता है कि 36% लोग ऐसा मानते हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काट सकते हैं प्रशांत किशोर। लगभग 20% लोग ये मानते हैं कि वो एनडीए के वोट काटेंगे, लेकिन इसके अलावा 18% लोग ये मानते हैं कि वो आरजेडी के वोट काटेंगे। जो प्रशांत किशोर है वो इससे एक कदम आगे जाकर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं की सूची बनाई जाएगी और उन तमाम भ्रष्ट नेताओं से जो भ्रष्टाचार का पैसा उन्होंने अपने पेट में डकारा है वो वसूला भी जाएगा। दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं, डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। अब 2 दिन के अंदर नया सीरीज जारी होगा, 2 दिन के बाद अगला किस्त जारी करेंगे। बिहार को जिस जिस नेताओं ने लूटा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और जब जन सुराज का सरकार बनेगा तो 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर इनको पकड़ा जाएगा और इनके आने वाले पीढ़ी से बिहार के बच्चों का लूटा हुआ पैसे का वसूली किया जाएगा। तो इन परिस्थितियों को देखने के बाद पूरी तरह से साफ है कि इन परिस्थितियों के बाद प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। भले से ही वो सत्ता के शीर्ष पर न बैठे, लेकिन किसी का खेल बिगाड़ जरूर सकते हैं। लिहाजा प्रशांत किशोर किसको टिकट देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा बेलागंज में प्रशांत किशोर ने किसको टिकट दिया था। बेलागंज में प्रशांत किशोर ने एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा था और इस उपचुनाव के अंदर प्रशांत किशोर को अच्छे खासे वोट मिले थे। प्रशांत किशोर उन कैंडिडेट्स पे भी नजर रख रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी या फिर बीजेपी या फिर जेडीयू या फिर लेफ्ट पार्टियां अपना टिकट किसी कारण से नहीं देती हैं और जिनका अपना एक वोट बैंक है। ऐसी परिस्थिति में जो है अपना वोट बैंक के साथ प्रशांत किशोर का चेहरा और प्रशांत किशोर की पार्टी मिलाकर वो एक प्रभावी फाइट दे सकते हैं। और अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 से 20 हजार वोट भी या इनफैक्ट 2 से 5 हजार वोट भी काट लेते हैं तो ऐसे में हार जीत का समीकरण बिहार के अंदर पूरी तरह से बदल जाएगा। मुझे जो बिहार के रेलवे स्टेशन पे प्रशांत किशोर के समर्थक मिले, उनका ये कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और युवाओं के मुद्दे को लेकर बिहार में कोई राजनीति नहीं कर रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर को एक मौका दिया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर को मौका बिहार की जनता देगी या नहीं, मेरा ये मानना है इसमें कि प्रशांत किशोर को एक खुद अपने बल पर तो ये मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में प्रशांत किशोर किसी भी बड़े गठबंधन का, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा प्रशांत किशोर की राजनीति पर आने वाले समय में मैं आज का आकलन बता रहा हूं, ये बात मैं साफ कर दूं कि ये मैं आज का आकलन बता रहा हूं, यानी 1 सितंबर 2025 का। जैसे जैसे चीजें परिवर्तित होगी, प्रशांत किशोर का मीटर क्या कहता है, उनका पारा कहां तक चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये मैं आपको लगातार तमाम बताता रहूंगा और आगे भी विश्लेषण करता रहूंगा प्रशांत किशोर की इस राजनीति का।